हम ओके क्या मैम, कर ठीक रहे है। थे कि संख्या से रिलेटेड सांख्य जो शब्द है वो बना हुआ है ना, तो संख्या का क्या है, हम यहाँ 25 तत्वों की संख्या की ही बात कर रहे हैं। तो उसमें फिर सबसे पहले कहते हैं हम क्यों पढ़े, तो इसलिए पढ़े कि क्योंकि हमें दुख दूर करने हैं। और दुख दूर करेंगे तो ये जो हम जी रहे हैं जिस जगत में, उस जगत में रहने से तो दुख दूर हो नहीं रहा है। चाहे वो हम वेद पढ़ लें, चाहे हम कुछ भी और चीजें देख रहे हैं, उनसे दुख हमारा दूर नहीं हो रहा है। फिर कहते हैं कि मूल प्रकृति विकृति, यानी कि जब हम तत्वों की बात करते हैं तो इसमें प्रकृति की हम संख्या काउंट कर लेते हैं। अब संख्या काउंट करने के बाद हमने की थी, मूल प्रकृति 1 थी, प्रकृति विकृति कितनी थी, 7 थी, है ना? और ओनली विकृति 16 और पुरुष 1। इस तरीके से करके 25 आपके तत्व बन जाते हैं। फिर अब ये 25 तत्व तो बन गए, अब कहते हैं इनका ज्ञान कैसे होगा? बिना प्रमाण के तो ज्ञान संभव होता नहीं है चीजों का, किसी भी चीज का, है ना? जो भी हम चीजें देखते हैं, सुनते हैं, उन चीजों को प्रमाण की आवश्यकता होती है। तो प्रमाण इन्होंने कितने बताए? दृष्ट, अनुमान और आप्त वचन, 3 प्रकार के प्रमाण बताए गए हैं। वैसे कहते हैं कि हमारे जो दर्शन है उनमें 8 प्रकार के प्रमाण हैं, लेकिन इन सारे 8 प्रकार के प्रमाण इन्होंने 3 प्रमाणों में ही समेट दिए हैं। समेट मीन्स कहते हैं इन तीनों से भी वो ये जो 8 प्रकार के ना, ये 3 प्रमाणों में ही शामिल हो जाते हैं। ये तो ऐसे ऐसे नाम दे दिए, लेकिन इनको भी हम इनसे साबित कर सकते हैं। तो 3 प्रकार के प्रमाण हो गए। इसके बाद फिर कहते हैं कि प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम के द्वारा हम चीजों को सिद्ध करते हैं कि प्रति विषय अध्यवसायो दृष्ट त्रिविधम अनुमान आख्यातम, यानी कि अनुमान को भी आगे इन्होंने 3 तरीके से कह दिया कि भाई अनुमान जो है ना 3 तरीके से ही लगाया जाता है, पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतः। उससे लिंग लिंगी जो है उसका जो कहा है, तो उसको भी हम आप्त श्रुति और आप्त वचन के द्वारा हम उसको साबित कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। तीनों प्रमाणों से सर्व सिद्धि हो जाती है। ठीक है। छठे से सामान्यतस्तु दृष्टाद अतीन्द्रियाणाम प्रतीति अनुमानात तस्माद अपि च असिद्धम परोक्षम आप्त आगमात सिद्धम। तो इस तरीके से इन्होंने तीनों प्रमाणों से चीजों को सिद्ध करने की बात कही है। कल हमने यहां तक कहा था। आज जो हम करेंगे 7वें सूत्र से या कारिका से बात करते हैं। अब तीनों प्रमाणों पे सिद्धि की बात कर दी ना इन्होंने, आगे क्या कह रहे हैं कि जो ऐसे कारण है कुछ जिस कारण से हमें वस्तु दिखाई नहीं पड़ती, तो वो कारण बताते हैं जो कि नो कारण है। देखो कोशिश करेंगे कि हर सूत्र से थोड़ी सी बारीक चीजें उठा लें हम, और अगर ना उठा पाए तो आप भी ध्यान दिला सकते हैं। क्योंकि जो क्वेश्चन है वो कहाँ से पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा, उन सब चीजों को हम ध्यान में रखते हुए चलेंगे। अब जो कहा इन्होंने कि 9 कारण ऐसे हैं, 9 इन्होंने नाम नहीं दिया, यहाँ पे हमने काउंट किए हैं 9 कारण। ठीक है। तो ऐसे कारण जिनसे वस्तु हमें दिखाई नहीं पड़ती, तो वो कौन कौन से कारण हैं? एक तो हो गया अति दूरात। तो अति दूरात मतलब यानी कि वो इतने सूक्ष्म हैं, या इतने बड़े हैं, या इतना दूर हैं हमसे कि वो हमें दिखाई नहीं पड़ते। अब जैसे कि हम यहाँ पर बैठे हैं और 1 किलोमीटर आगे या कोई भी ऐसी चीज है, तो हमें वो नहीं दिखाई देगी। हमारी आंखों की रोशनी की एक लिमिट है, उस लिमिट के आगे अगर हम देखना चाहें तो हमें नहीं दिखेगा। या फिर हम तारों की बात करें कि बहुत दूर हैं तारे, लेकिन कुछ ही तारे हमें दिखाई देते हैं, बहुत सारे, क्योंकि तारे तो भरा पड़ा है पूरा आसमान, तो सारे के सारे तारे हमें दिखाई नहीं देते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अति दूर होने की स्थिति में हमें चीजें दिखाई नहीं देती हैं। फिर दूसरा नंबर क्या कह रहा है? सामीप्यात, यानी कि जो समीप है। अब देखो समीप को तो दिखना चाहिए, लेकिन ये अति समीप हो गया। आप यहाँ पर अति लगाए ना, तो यहाँ पर भी आप अति लगा सकते हो कि अति समीप जो चीज है वो भी आपको दिखाई नहीं देगी। तो अति जो है आपका यहाँ दूर के लिए भी यूज हुआ है और समीप के लिए भी यूज हुआ है ये अति। ठीक है। सूत्र में एक ही जगह है, लेकिन ये दोनों जगह यूज हुआ है। तो अति समीप। अब अति समीप जैसे कि आप देखते हो कि
आंख है, आंख के अंदर जो काजल होती है वो हमें दिखाई नहीं देती, वो क्योंकि बहुत क्लोज है। या फिर आंख के नीचे जो जगह है वो चीज हमें दिखाई नहीं पड़ेगी। अब देखने का कार्य आंख कर रही है ना, इसलिए हम आंख का एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो वो चीज इसलिए हमें बहुत समीप होने पर भी दिखाई नहीं पड़ती। थर्ड नंबर पे क्या है? इंद्रिय घातान। अब अगर किसी इंद्रिय का घात हो गया है, 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों में से अगर किसी भी इंद्रिय को नुकसान पहुंच गया है, हाँ ज्योति जी, ये भी है। कई बार सामने होती चीज भी, वो भी आएगा पॉइंट आगे, वो दिखाई नहीं देती है क्योंकि आपका ध्यान कहीं और होता है ना, इसलिए। लेकिन वो उसमें इंद्रिय का कोई दोष नहीं है, इंद्रिय तो अपना काम कर रहा है। आपके दिमाग का दोष है उसमें, मन का दोष है, मन कहीं भाग रहा था। तो थर्ड नंबर पे क्या हुआ? इंद्रिय घातान, यानी कि आपका इंद्रिय में दोष उत्पन्न हो गया। अगर अंधा है कोई भी तो उसको चीज कैसे दिखाई देगी? आंखें तो हैं, पुतलियां भी हैं, सब कुछ है, कॉर्निया सब कुछ है, लेकिन उसके अंदर रोशनी नहीं है, क्योंकि रोशनी से ही चीजें प्रत्यक्ष होती है ना, इसीलिए। तो इंद्रिय आघात हो गया। इंद्रिय आघात। अब चौथे नंबर पे मनो अवस्थानम। ज्योति जी, अब आपका पॉइंट आया है। मनो अवस्थानम यानी कि मन जो है ना कहीं और है, मन अवस्थान है, ठीक है? मन वहां पर नहीं है जहां पर आपकी आंखें देख रही हैं। तो यहां पर भी आपका जो है ना चीज दिखाई नहीं देगी। पांचवें नंबर पे क्या हुआ? सूक्ष्म याद, यानी कि वो बहुत सूक्ष्म है। सूक्ष्म होने के कारण कोई भी चीज दिखाई नहीं देती है। जैसे अणु परमाणु होते हैं ना, अब वो देखे भी होंगे आपने कि हमारे आसपास में कितने सारे चीजें हैं, अणु परमाणु बहुत सारे हैं, और वो बहुत सारे हमें तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। कैसे कह दें कि बहुत सारे हैं? तो वो ऐसे कहेंगे आप कि जब भी आप कभी एक कमरे में बैठे हो और सुबह की रोशनी से जब धूप से एक झरोके से धूप आती है, तब उस धूप के अंदर आप देखना कितने सारे कण एक दूसरे के साथ में बहुत सारे होते हैं, मतलब काउंटलेस होते हैं। तो तब आप देखोगे कि यहाँ तो पूरा हम हमारे चारों तरफ ये चीजें भरी पड़ी हैं। तो बहुत सारी सूक्ष्म चीजें हैं, तो सूक्ष्म होने के कारण हम उनको देख नहीं पाते। हाँ, डस्ट के पार्टिकल्स हम बोल सकते हैं उसको। तो आगे क्या है? व्यवधानात। अगर व्यवधान आ गया है तब, अब व्यवधान आ जाता है जैसे कि दीवार के पार हम नहीं देख सकते हैं, या किसी पर्दे के पीछे हम नहीं देख सकते हैं। अगर चीजें बेशक पास में हैं, लेकिन अगर बीच में आपके कोई पार्टीशन हो गया है तो भी हम चीजों को नहीं देख पाते हैं। तो एक ये कारण हो गया आपका। सातवें नंबर पे क्या हुआ? अभिभावात। अभिभावात मतलब जैसे कोई चीज है और उसके नीचे वो चीज भी, दो चीजें हैं, दो चीजों में एक तो बहुत ज्यादा प्रकाशवान है और दूसरी कम प्रकाशवान है। तो वो जो कम प्रकाशवान है वो नेग्लेक्ट हो जाती है, वो दिखाई नहीं पड़ेगी। जैसे सूरज की रोशनी में दीपक, वो दिखाई नहीं देगा। तो इस तरीके से अभिभावात यानी उसने, किसी चीज ने उसको दबा दिया है, तो उससे भी वो चीज हमें फील नहीं होगी। ठीक है? अभिभावात। फिर होगी समान। समान क्या होता है? समान चीजें भी जैसे होती हैं, उन चीजों से भी उन चीजों से भी क्या होता है? समान से भी अभी मिल जाती है ना एक दूसरे के अंदर समान चीजें। अब जैसे हमने एक बाल्टी है पानी की भरी हुई है, और पानी की बाल्टी है, इसमें हमने एक गिलास पानी और डाल दिया, एक गिलास पानी और डाल दिया तो मिक्स हो गया। अब कहो कि सेम वही गिलास पानी आप निकाल के दिखाओ तो नहीं निकाल पाओगे आप। तो वो क्या हो गया? समान हो गया ना। तो इस तरह से समान चीजों को भी हम नहीं ढूंढ पाते हैं, कई बार मिक्स हो जाती हैं चीजें। गेहूं में हमने गेहूं मिला दिया थोड़ा सा, तो आप कहो कि उतने ही दाने आप लेकर के आओ। ठीक है? और फिर आता है अभिहार। समान अभिहार, ये है समान अभिहार मतलब
वही चीज है। और देन आपका निकलता है च। देखिए च में क्या चीज है आपकी, च वैसे तो कहते हैं और को, हम हमेशा अपने सूत्रों में पढ़ते हैं और। तो कई बार क्या होता है कि च हमें कहता है कि इसका जो एक और अर्थ निकलता है कि जिस कार्य का हमें ज्ञान नहीं होता है, तो वो कार्य है नहीं क्या, ये चीज हम बोलते हैं। भाई हमें उसका ज्ञान नहीं है, लेकिन क्या वो कार्य एग्जिस्ट नहीं करता है? होता है कई बार, लेकिन कार्य होता है, हमें उसका ज्ञान नहीं है, तो इसलिए भी वो आंखों से ओझल होती है चीज, है ना। तो वो फिर उसको च के नाम से बोला गया है, नोआ। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे 9 ऐसे कारण हैं जिनसे हमें कोई भी वस्तु या कार्य दिखाई नहीं देता है। राइट। अब यहां पर अगर हम बात करें कि जो कोई पूछना चाह रहा है कुछ। मैम ये इंद्रिय अवघात का के बाद वन बाय वन एक बार जूही जी आप पूछिए। थर्ड इंद्रिय अवघात का वापस बता दीजिए। इंद्रिय आघात, इंद्रिय समझते हैं ना आप जूही जी? इंद्री, इंद्री मीन्स आपकी जो जी ज्ञान इंद्रियां हैं, है ना। अपनी बात ज्ञान इंद्री, कर्म ज्ञान इंद्री, है ना। तो हमारी जो ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जब हम विषयों का ग्रहण करते हैं उसकी बात कर रहे हैं। आंख हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, तो ये सब चीजें हमारी इंद्रियां हैं। अब आंख से अगर कोई अंधा हो जाता है किसी भी कारण, चाहे वो जन्म से हो चाहे वो कर्म से हो, अगर वो अंधा हो गया तो इट मीन्स ये जो इंद्री है ये आघात हो गई उसकी, है ना। कान है, कान का अगर कुछ हो गया, नहीं सुन रहा है उसको, तो वो आघात इसको बोलते हैं। आघात मतलब उसके ऊपर वो डैमेज हो गई है चीज। ठीक है, रेणु जी आप पूछ रहे थे कुछ नेक्स्ट। यस मैम। मैम ये व्यवधानाद के बाद का बता दो। व्यवधानात के बाद अभिभावात। अब हमने योग सूत्र में भी पढ़ा था कि अभिभव प्रादुर्भावो, तो वो अभिभव ये वही वाला है। अभिभव, अभिभव मतलब दबाना किसी चीज को, दबाना। अब दबता क्या है, जैसे बहुत तेज रोशनी, अब सन निकला है और हमने दीपक जला के रखा था रात में, क्योंकि रोशनी चाहिए थी हमें। रात में तो रोशनी दीपक की बहुत अच्छी थी, लेकिन जैसे ही सूरज निकला तो उस दीपक का कोई असर नहीं हुआ कमरे में या उस स्थान पे, है ना। क्योंकि सूरज की रोशनी ही इतनी तेज थी कि दीपक का हमें जरूरत फील नहीं हुई। वो एकदम से जल रहा है नहीं जल रहा है कुछ नहीं पता, हम इसलिए उसको बुझा देते हैं, बंद कर देते हैं कि तेल या घी जो है ना उसका वेस्ट होगा। तो इसीलिए उसको अभिभव बोला है कि कोई बहुत पावरफुल चीज उसी तरह की छोटी चीज के कार्यों को दबा देती है, तो वो दिखाई नहीं पड़ता फिर वो कार्य। राइट। अब 9 कौन कौन से हो गए आपके? एक हो गया आपका अति दूर, एक हो गया अति समीप, एक हो गया इंद्रिय आघात, और फिर हो गया आपका मन अवस्थान, फिर हो गया सूक्ष्म, फिर व्यवधान, फिर आपका हो गया अभिभावात, और फिर समान अभिहार, समान और अभिहार, फिर हो गया आपका च लास्ट में। तो इस च का मतलब मैम जी अंजलि जी। मैम इस चा का एक बार बता दीजिए दोबारा, मैं हाँ थोड़ा सुन नहीं पाई थे। हाँ कोई बात नहीं। च का अर्थ ना आमतौर पर हम जो अपने सूत्रों में लेते हैं वो लेते हैं और, है ना। अब यहाँ पर जो च का मतलब एक और निकलता है, जिसमें कहते हैं कि जो कार्य हुआ है। देखो इस दुनिया में हम रह रहे हैं, बहुत सारे कार्य होते हैं, करोड़ों अरबों तरह के कार्य होते हैं, लेकिन हर कार्य की जानकारी हमें नहीं होती है ना। तो जिसकी जानकारी हमें नहीं है, क्या वो कार्य एग्जिस्ट नहीं करता है? ये चीज यहाँ पर कह रहे हैं। तो एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन हमें उसकी जानकारी नहीं है, इसका मतलब वो चीज हमसे दूर है, वो वस्तु या वो कार्य हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। राइट। इस च का अर्थ ये है। ठीक है अंजलि जी। ओके मैम।
चलिए ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। 8वां सूत्र या कारिका। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि प्रकृति के, जो इन्होंने कहा कि 9 कारणों से हमें प्रकृति के कुछ चीजें दिखाई नहीं पड़ती हैं, वस्तुएं दिखाई नहीं पड़ती हैं, और इनके जो विकार हैं उसके आगे जो प्रकृति के विकार आते हैं, तो अब उसके गुण कुछ तो प्रकृति जैसे होते हैं क्योंकि उनसे पैदा हुए हैं, और कुछ गुण उससे भिन्न होते हैं। अब पेरेंट्स से अगर बच्चे आए इस दुनिया में, तो कुछ तो पेरेंट्स के जैसे होंगे और कुछ उनसे भिन्न होंगे, जिसको हम जनरेशन गैप कह देते हैं आजकल, कि भाई ऐसा तो होता है, मतलब हमारे जमाने में नहीं होता था, आजकल के बच्चे करते हैं, या उनकी हैबिट्स ऐसी हैं, ये है वो है। तो 100% आप किसी भी चीज की मैचिंग नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इसी चीज को बता रहे हैं वो, कि प्रकृति के जो विकार हैं, प्रकृति को छोड़ करके, मूल प्रकृति को छोड़ करके उसके जो विकार स्टार्ट हुए, उन विकारों में कुछ ना कुछ परिवर्तन भी होता है, समानताएं भी होती हैं, कुछ उसके समान होते हैं और कुछ उससे भिन्न होते हैं। ठीक है, अब इसकी डिटेल देख लेते हैं कि सूक्ष्मयात् तद अनुपलब्धि न अभावात् कार्य तद उपलब्धि महतादि तच्च कार्यम प्रकृति विरूपम स्वरूपम च। तो कार्य के द्वारा जो है ना, सूक्ष्म कारण का ज्ञान हो जाता है। जैसे सूक्ष्मयात्, यानी कि सूक्ष्म, आप शब्द से ही अंदाजा लगा सकते हो कि सूक्ष्म से रिलेट है ये, सूक्ष्म है ये। सूक्ष्मयात् यानी कि जो सूक्ष्म है। तद, तद का मतलब प्रकृति के बारे में बोल रहे हैं ये, क्योंकि प्रकृति के विषय में ही हम बात कर रहे हैं ना। और अनुपलब्धि यानी कि उपलब्ध न होना। ठीक है, जो चीज हमें दिखाई नहीं पड़ रही है उस चीज को सूक्ष्म कह रहे हैं, और सूक्ष्म कौन सी चीज है यहाँ पर? प्रकृति है। राइट, सूक्ष्म यहाँ पर प्रकृति है। ओके, न अभावात, न अभावात मतलब अभाव नहीं होना, यानी कि जो अभाव नहीं होने से हमें दिखाई नहीं पड़ रही है। अभाव यानी कि उसका अभाव नहीं है, हम ये कहें कि भाई प्रकृति का अभाव है इसलिए हमें दिखाई नहीं पड़ रही है, ऐसी बात नहीं है। है तो है प्रकृति, लेकिन हमें दिखाई नहीं पड़ रही है। दिखाई क्यों नहीं पड़ रही है? क्योंकि वो सूक्ष्म है। क्योंकि उसका दिखाई पड़ने का जो रीजन है वो उसका अभाव होना नहीं है, उसका सूक्ष्म होना है। तो आगे क्या है? कार्य तद उपलब्धि। तद का मतलब अगेन हम प्रकृति की बात करें कि उस प्रकृति के बारे में चर्चा कर रहे हैं ना अभी हम। तो प्रकृति का कार्य जब दिखाई पड़ता है, कार्य तद, जब वो कार्य करती है, जब वो कार्य में आती है, यानी कि जब वो विकार पैदा करती है, तब उसकी उपलब्धि हमें महसूस होती है, तब वो हमें दृष्टिगोचर होना स्टार्ट होती है, फील होना स्टार्ट होती है। ठीक है, अगर वो सूक्ष्म अवस्था में है तब वो अनुपलब्ध है, और अनुपलब्धि का मतलब उसका अभाव होना नहीं है। ठीक है, जब वो कार्य करती है तब वो उपलब्ध हो जाती है। राइट, महद आदि तद, यानी कि महद, महद का मतलब वही है आपका महद तत्व, जो पहला विकार है उसका। क्या कहता है कि महद मतलब बुद्धि। जब पुरुष का प्रकाश जब पृथ्वी पर, प्रकृति पर पड़ता है, तब प्रकृति में क्या है? असंतुलन पैदा हो जाता है थोड़ा सा, फिर उसके तीनों गुणों में क्रियाएं स्टार्ट हो जाती है, यानी कि थोड़ी सी हलचल हो गई ना, क्योंकि जो साम्य अवस्था थी वो भंग हो गई। भंग हो गई तो लहरें उठनी स्टार्ट हो गई, यानी कि उसमें हलचल हो गई। तो तीनों गुण जो है ना, एक दूसरे को दबाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि तीनों गुणों का गुण जो स्वभाव है वो बहुत विपरीत है। तो वो तीनों गुण एक दूसरे को दबाएंगे तो हलचल हो गई पूरी। तो हलचल हलचल से फिर वो क्या हुआ? महत तत्व पैदा हुआ एक, यानी कि विकार आया तो सबसे पहले महत तत्व हुआ। यानी कि आदि का मतलब फिर आगे, आदि मतलब महत के बाद फिर जो जो भी विकार आते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, अन्य विकार आ गए, है ना। फिर तत्,
फिर से वही तत् यहाँ पर प्रकृति के बारे में ही यूज हुआ है, तत् च यानी कि और, फिर वो कार्य जो होते हैं और जो इसके कार्य हुए, जितने भी विकार आए, वो जो कार्य होते चले गए ना, इसी को कार्य बोल रहे हैं। तो जो कार्य होते चले गए वो प्रकृति विरूपम और स्वरूपम च, यानी कि च जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। बोलते समय जब हम इसका करते हैं ना, व्याख्या करते हैं, तो च को हम उठा करके एक अक्षर पहले ले आते हैं। तो प्रकृति के विरूप भी होता है। विरूप मतलब कि उसके समान नहीं है, उसके अलग है, थोड़ा सा हटके, अगेंस्ट। हाँ, विपरीत मैम। अगेंस्ट नहीं होता एकदम, लेकिन उसके समान नहीं है, उसके भिन्न है थोड़ा सा, यानी कि उसके थोड़ा सा, उसकी विशिष्टताएं थोड़ी सी अलग हैं उससे, और उसके समरूप भी होता है, स्वरूपम, उसके जैसा भी होता है और उसके अलग भी होता है। ठीक है, तो जो प्रकृति के ये यहाँ पर मूल प्रकृति थी, मूल प्रकृति, उसके कुछ गुण जो है ना महत्व में आ गए, कुछ अलग हो गए, कुछ उसके अहंकार में आ गए, कुछ अलग हो गए, कुछ और अपने इंद्रियों में आ गए और कुछ अलग हो गए, यानी कि कुछ तो समान है और कुछ भिन्न है। कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो प्रकृति को हम क्या कहते हैं? नित्य कहते हैं, हमेशा हम नित्य कहते हैं ना। तो नित्य ये है, तो ये चीजें तो नित्य नहीं है नीचे वाली, क्योंकि जब प्रलय अवस्था आती है, प्रलय अवस्था मीन्स जब हमारा मोक्ष की तरफ जो रास्ता होता है, तो ये सब चीजें हमारी क्या है, ऊपर की तरफ जाती है ना, सब चीजें छूटती जाती हैं। तब हम यहाँ पर सब अनित्य है, ये वाला आपको पता है, ये सब छूट जाती हैं चीजें। लेकिन यहाँ ये जो नित्य है ये वैसे का वैसा रहता है, इसमें निष्क्रियता होती है, और ये सब क्रियात्मक चीजें हैं। तो इसी तरह से जो भी चीजें हैं, जिन चीजों से मिल करके जिन चीजों का निर्माण होता है, वो अनित्य होती हैं, और जो एक चीज होती है वो नित्य होती है, उसमें कभी चेंज नहीं होता। जैसे प्रकृति और पुरुष, जो मूल प्रकृति है वो और पुरुष, ऐसे करके। तो इनमें ऐसे ही प्रकृति विरूपम और स्वरूपम च। ठीक है, कंप्लीट है, आगे बढ़े। मैम एक बार हिंदी में पूरा एक्सप्लेन कर। एक बार हिंदी में। यस मैम। मैं तो अपनी तरफ से हिंदी बोल रही हूँ अंजलि जी। कहाँ से, मतलब हिंदी तो आप बोल रहे हो, मैं कह रही हूँ इस कारिका को, जो 8 नंबर की कारिका है, इसको पूरा एक बार हिंदी में बता दीजिए। पूरा वर्ड टू वर्ड तो हमने समझ लिया, लिख ओके ओके, आप ना एक्चुअली इनकी में थोड़ा इजी रहता है। मानसी जी की बात कर रहे हो कि एक लाइन में समझा दो। और हाँ यही हाँ, मैंने वही नहीं वही। सीखा, यही मैंने नहीं सीखा है। देखो एक लाइन में नहीं ना, मैम, आपने बहुत सीख लिया है। मुझे एक लाइन में कैसे समझाऊं, मुझे समझ नहीं आता है। पर चलिए जो भी है, अब आप ये देखिए कि जो प्रकृति है वो सूक्ष्म है, तो अनुपलब्ध रहती है। ठीक है, यानी कि वो दिखाई नहीं देती है, उपलब्ध नहीं है हमारे लिए जब तक वो सूक्ष्म है। और वो जब अनुपलब्ध है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका अभाव है। ठीक है, अभाव के कारण अनुपलब्धि नहीं है उसकी। आगे क्या है कि कार्य तद उपलब्धि, जब वो कार्य करती है तब वो उपलब्ध होती है। और कार्य कब करती है? जब उससे विकार पैदा शुरू होते हैं, राइट, तब वो उपलब्ध होना शुरू हो जाती है। महद आदि, अब ये विकार की बात, क्योंकि इसने कहा ना कार्य, कार्य में इसका मतलब है छुपी हुई चीज क्या है कि वो विकार आ गए हैं शुरू में। तो विकार कौन से हो गए इसके? महद आदि, महद तत्व है, अहंकार है, इंद्रिया, ये सब चीजें महद आदि विकार हो गए। तो जब कार्य करते हैं यानी कि और आगे बढ़ते हैं, विकारों पे विकार होते हैं, यानी कि हमें तो पूरे 24 करने हैं ना विकार, तो वो 24 विकार होते हैं, तब प्रकृति के कुछ कार्य तो उसके भिन्न होते हैं, विरूप, और कुछ उसके स्वरूप होते हैं, यानी कि जो मूल प्रकृति के गुण होते हैं, जो मूल प्रकृति के गुण हैं, है ना, कुछ विकार तो उस विकारों में भी कुछ तो उसके जैसे होंगे और कुछ उससे भिन्न होंगे, कुछ समान होंगे और कुछ भिन्न होंगे। ठीक है, इनको और आगे हम एक्सप्लेन करेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। अंजलि जी अब क्लियर है?
लाइनें तो कई हो गई, एक Yes, लाइन तो ma'am. नहीं हुई, बट हाँ ठीक है। चलिए नौवां करते हैं अभी, नौवां सूत्र। नौवे में क्या कह रहे हैं कि असद अकरणाद उपादान ग्रहणात सर्व संभव अभावात शक्तस्य शक्य करणात कारण भावाच सत्कार्य। अब यहाँ पर इसने सत्कार्य का नाम दे दिया है, सत्कार्य। और सत्कार्य के हिसाब से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र बन जाता है, क्योंकि सत्कार्यवाद की जो इसको आप देखेंगे एक इंपॉर्टेंट सूत्र इसलिए है क्योंकि इसमें सत्कार्य की बात करिए। और आमतौर पे जो एग्जामिनर होते हैं कि सत्कार्यवाद कौन सा है, ये इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो असद अकरणाद यानी कि जो सत्कार्यवाद है, सत्कार्यवाद के मतलब क्या होता है? सत्य, कार्य और वाद। वाद तो मतलब कोई प्रथा होती है जैसे इस टाइप की ना, और सत्य मतलब हमेशा, कार्य, ठीक है, कार्य का मतलब कार्य, ठीक है। तो जो हमेशा कार्य विद्यमान रहता है किसमें? कारण में। कारण में जब कार्य हमेशा विद्यमान रहता है तो उस विचारधारा को कहते हैं सत्य कार्यवाद। ठीक है, ये आपकी सत्य कार्यवाद की परिभाषा हो गई एक तरह से, कि आपको ये याद रखना है। और हमारा योग सूत्र है चाहे, और हमारा सांख्य सूत्र है, सांख्य दर्शन है चाहे योग दर्शन है, ये किसको मानता है? सत्कार्यवाद को मानता है। राइट, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अब हम थोड़ा सा इस सत्कार्य का तो हो गया है, आगे हम कहते हैं कि असद कारणात। अब इस कारिका के माध्यम से हम क्या कह रहे हैं कि जो सत्ता है, कार्य की जो सत्ता है, और वो किसमें विद्यमान है? वो जो सच है वो हमेशा रहता है कारण में। इस चीज को हम स्थापित करेंगे यहाँ पे, मतलब इसको सिद्ध करना है, क्योंकि पहले कहा ना प्रमाणों से, इनसे उनसे हमने सिद्ध करनी है, चीजों को सिद्ध करना है। तो इसी सिद्धांत के द्वारा हम यहाँ पर कार्य कारण की महत्ता को स्वीकार करेंगे। जो सारे दर्शनों में लगभग सब में कोई किसी चीज को मानता है, कोई किसी चीज को, असत्कार्यवाद भी होता है, प्रतीत्यवाद भी होता है, और इस तरीके के और भी वाद होते हैं। तो उनके ऊपर फिलहाल हम चर्चा ना करके सिर्फ सत्कार्यवाद की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अभी असद अकरणाद यानी कि जो सत्य है, वो सत्य क्या होता है? जो हमेशा रहने वाला, वो कार्य है, और कारण जो है उसकी सत्ता होती है। ठीक है, ये चीज हो गई। लेकिन यहां पर क्या है? असत जो सूक्ष्म है, यानी कि जो सत्ता है, तो उसके सूक्ष्म होने के कारण उस तक हम पहुंच सकते हैं। जैसे हमने कोई भी कार्य किया, उसका रीजन जाना कि रीजन कहां से स्टार्ट हुआ, तो वो कारण पे जाके खत्म होता है हमारा। हमने ये चीज देखी है। असद से जो है ना कारण नहीं है, हम यहाँ पर ये चीज कहेंगे, असद से कारण नहीं है, क्योंकि हमने ये माना है कि कोई भी जो कार्य है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, उसका कोई रीजन जरूर जरूर होता है। तो सत का कारण जो होता है वो असद वस्तु का कारण नहीं हो सकता। यानी कि जो असद वस्तु का कारण होता है तो उससे कोई भी कार्य पैदा किया जा सकता है। जैसे कि तेल जो है, मान लीजिए कि हमने एक एग्जाम्पल लिया कि हमने तेल निकालना है। अब तेल निकालेंगे तो हम क्या बालू मिट्टी लेंगे अगर, तो उससे तेल निकाल सकते हैं क्या? तेल के लिए तो हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा? सरसों का प्रयोग करना पड़ेगा, सरसों के बीज का, या हमें नारियल का प्रयोग करना पड़ेगा, या हमें तिल का प्रयोग करना पड़ेगा, है ना? यानी कि कोई भी हम कार्य करेंगे तो उसके पीछे एक जेन्युइन चीज, जेन्युइन रास्ता होगा, फिर उसका कारण निकलेगा। असद कारण से हम, यानी कि जो झूठी कोई भी चीज ले लेंगे तो उससे कार्य थोड़ी पैदा होगा, उससे कारण तक थोड़ी पहुंचा जा सकता है। राइट कि नहीं?
असद मतलब जो वैसे ही हम उठा के कोई भी कहें कि हमें तो जो है ना जी ये काम करना है, और कोई भी चीज उठा ली, रोटी बनानी है गेहूं की लेकिन हमने बाजरा उठा लिया, तो ऐसे थोड़ी होता है। तो असद जो वो है वो इसको कारण को पैदा नहीं करता है। मतलब आप कैसे कहेंगे इसको? असद अकरणाद, यानी कि जो भी कार्य है अगर उसकी सत्ता है तो किसी भी चीज का प्रोडक्शन हुआ है तो इसका मतलब है उसकी सत्ता है, और अगर ये प्रोडक्शन नहीं हुआ है तो उसकी सत्ता नहीं है। आप यही कहेंगे ना कि भाई अगर आपने बालू मिट्टी से तेल निकाल दिया तो उसकी सत्ता है, अगर नहीं निकाल पाए तो उसकी सत्ता नहीं है। ठीक है। हाँ जी मनीषा जी। हाँ जी मनीषा जी, कुछ कहना चाह रही हैं आप? चलिए, हो सकता है गलती से दब गया हो। तो आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ? देखिए नहीं हुआ है तो हम नहीं दोबारा मैम, थोड़ा वापस। ओके, देखिए इसमें लिखा है ना असद अकरणात। अब इसी को अगर हम ये कह दें कि सदकरणात, इसको हम ऐसे कह दें, ये इसका उल्टा है बस। तो सदकरणात मतलब हम सीधे सीधे रास्ते को कह रहे हैं कि भाई एक हमने अगर तिल का तेल निकालना है तो तिल हमें चाहिएंगे और उससे हमें तेल निकलेगा, यानी कि तेल जो हमारे हाथ में है उसका कारण क्या है? तिल है। अब यहां पर क्या कह रहे हैं कि असद जो असद नहीं है, अगर हमने यहाँ पर तिल तो लिया लेकिन हम कहें कि हमारे पास नारियल का तेल होना चाहिए, या फिर हम यहाँ पर कुछ और प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं कि हमें चिप्स चाहिए आलू के या ऐसे कुछ, मतलब प्रोडक्शन आपकी डिफरेंट आ रही है और यहाँ पर डिफरेंट चीज है। तो ये सारे आपके क्या है? कारण के अंदर कार्य नहीं हुआ इसका मतलब। ठीक है, तो यहां पर ये डिफरेंस है आपका। तो ये यहां पर क्या कह रहे हैं कि ये असद अकरणाद हो गया, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट उपादान, उपादान ग्रहणात। अब उपादान क्या होता है कि जैसे कोई भी सामान से रिलेटेड हो गया, यही सेम सेम चीजें हैं जिनसे कि हम ये कहेंगे कि सत्कार्यवाद एग्जिस्ट करता है। यही एक हमारा सिद्ध करने का रास्ता है, मतलब कारण के अंदर कार्य विद्यमान रहता है, हम सिर्फ अलग अलग तरीकों से उसको साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो हमने कहा असद अकरणात, अब हम कहेंगे उपादान ग्रहणात। अब हम बैठे यहां पर हैं और हमें कोई कह दे कि हमें जो है कोई और कार्य कह दे जो कि यहाँ पर अभी फिलहाल बैठे बैठे पॉसिबल नहीं हो सकता है, कि मार्केट से हमें ये लाना है तो चलो उठ के जाएंगे, लेकिन हमें अभी ये चीज चाहिए वो चाहिए, तो फिर उस चक्कर में उपादान हमें चाहिएंगे, हमें सामान चाहिएगा उसका, उस चीज को बनाने के लिए। तो हाल फिलहाल हमें क्लास छोड़नी होगी, यानी कि कोई भी अगर चीज है, कोई कार्य हम अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ उससे रिलेटेड हमें सामान चाहिए होगा, तभी हम वो कार्य कर सकते हैं। राइट? तो ये इसका दूसरा वो है, यानी कि इसी को आगे बढ़ा रहा है कि असद अकरणात, यानी कि कारण के अंदर अगर असत है तब वो चीज नहीं हो सकती, और उपादान ग्रहणात हमें उन सामान की भी जरूरत होती है जो कि एग्जैक्ट उसी तरह के सामान की जरूरत होती है। सब्जी अगर हमें बनानी है तो हम चावल नहीं ले सकते, उसकी जगह पे हमें सब्जी ही चाहिएगी। ठीक है, तो उसी तरह के उपादान को हमें ग्रहण करना होगा, ये कह रहे हैं। और सर्वसंभव अभावात, यानी कि सारे कारणों से सारे कार्यों की पूर्ति नहीं हो सकती। सेम चीज है, सर्वसंभव अभावात, सभी चीजें संभव नहीं हो सकती, सारे कारणों से सारे कार्य पूरे नहीं हो सकते। अब अगर दूध है, मान लीजिए दूध है, दूध से बहुत सारी चीजें तो बन सकती हैं, लेकिन क्या दूध से आप एवरीथिंग बना सकते हो, सब कुछ बना सकते हो? तो ऐसा भी नहीं है। जो दूध कारण बन सकता है किसी चीज का, आप केवल उसी चीज को ही बना सकते हो, बाकी चीजों को नहीं बना सकते हो। ठीक है, आगे है शक्तस्य शक्य।
शक्तस्य शक्य क्या होता है कि शक्त मतलब जो एक विशिष्ट कार्य होता है और विशिष्ट कारण होता है उसका। यानी कि कोई भी अगर हमारा कोई स्पेशल एक कार्य किया है हमने, तो उसके पीछे जो है ना कारण भी उसका विशिष्ट ही होगा। शक्तस्य शक्य करणात्, यानी कि उस कारण में विशिष्ट शक्ति होती है, तभी वो विशिष्ट कार्य कर पाता है ना। अगर उसमें वो चीज नहीं होगी तो वो कार्य भी वैसा नहीं हो सकता। अगेन वही चीज है, आप अगर तेल का ही एग्जांपल लेते हैं तो तिलहन के तेल में तेल होता है, तिलहन में जो है ना तेल होता है। अगर आप कहो कि तिलहन में जो है ना वो खुश्की होती है या कुछ और होता है, तो दूसरी तरह की चीजें आप बोलोगे तो वो नहीं होती है। एक स्पेशल कोई चीज है, उसमें क्वालिटी वैसी ही होगी। ठीक है, तो ये हो गया। फिर कारण भावात च सत्कार्यम, यानी कि जो च का मतलब वही और हो गया आपका, यानी कि कारण की सत्ता है। अब यहां पर इसने कह दिया ना कारण भावात, कारण की सत्ता इसने बता दी है कि इससे कार्य की सत्ता अपने आप ही सिद्ध हो गई है। अब हम अगर प्रकृति की बात कर रहे हैं, मूल प्रकृति की, क्योंकि इसी को हम पढ़ रहे हैं, तो फिर कारण क्या है यहां पर? अव्यक्त हो गया, है ना। और कार्य क्या हो गया? वो व्यक्त हो गया। इसी में से, अव्यक्त में से ही सारे कार्य, यानी कि जो भी व्यक्त चीज है, अब आप देख ही रहे हो कि व्यक्त चीज में कितने सारे डिफरेंसेस हैं, कितनी सारी भिन्नताएं हैं, तो वो अव्यक्त जैसी तो नहीं हुई ना। हाँ जी लक्ष्मी जी, नहीं हुई ना। हम ये कारण कारण जो है वो अव्यक्त कैसे होता है जब वो कार्य के फॉर्म में व्यक्त हो जाता है तो? आप कह सकते हो कि कारण अव्यक्त क्यों होता है। अभी ये तो आपको मूल प्रकृति के विषय में बताया ना, ये वाला कि मूल प्रकृति हमें दिखाई नहीं पड़ती है तो वो अव्यक्त है और कार्य व्यक्त हो गया। अगर आप मिट्टी की बात करें, हमारे व्यक्त चीजों में, व्यक्त चीजों में भी फर्दर हम एग्जांपल लेते हैं, मिट्टी, मिट्टी के अंदर आपकी बहुत सारी चीजें छिपी हुई है। कौन कौन सी? घड़ा, आपके बर्तन, मिट्टी के बर्तन जो होते हैं, है ना, और आपके घर, घर वगैरह जो हम बनाते हैं, सब चीजें छुपी रहती हैं। और ये तो सिर्फ मिट्टी पड़ी हुई है, अभी तो ढेर पड़ा है पूरा। अब इसमें हम कह सकते हैं कि ये सारी चीजें इसके अंदर अभी अव्यक्त हैं, अब ये बनी नहीं है, इसके अंदर हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रही है। अब होंगी तब जब इसके ऊपर कार्य होगा, कार्य होगा तो व्यक्त अवस्था में आ जाएंगी। हाँ जी लक्ष्मी जी, ठीक है। थैंक यू। तो ये क्लियर हुआ आपको ये वाला सूत्र 9वां, कि असद करना अकरणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभव अभावात् शक्तस्य शक्य करणात् कारणम भवात् च सत्कार्यम। तो सत्कार्य कैसे इन्होंने सिद्ध किया वो आप देख सकते हो। आगे अगला सूत्र है हेतुमत अनित्यम अव्यापी सक्रियम अनेकम आश्रितम लिंगम स अव्यवम परतंत्रम व्यक्तम विपरीतम अव्यक्तम। अब यहां पर ना इससे सत्कार्यवाद से ऊपर वाले सूत्र में कहा था कि प्रकृति के कुछ जो पदार्थ होते हैं, कुछ जो तत्व होते हैं, वो उसके जैसे होते हैं, प्रकृति के जैसे समान या समानता रखने वाले, और कुछ उससे भिन्न होते हैं। अब 10वें सूत्र से थोड़ी सी चर्चा यहां से आगे कंटिन्यू होती है कि मूल प्रकृति से भिन्नता रखने वाले पदार्थों की चर्चा हम यहां पर कर रहे हैं कि भिन्नता कौन कौन से पदार्थ कैसे कैसे रखते हैं। तो इसके 9 कारण बताए हैं। हेतुमत, हेतुमत क्या होता है? हेतुमत मतलब, हेतु का मतलब क्या होता है? आपको सबको बहुत अच्छे से पता है, हेतु का मतलब कारण, है ना, कारण होता है ना।
और मत यस मैम। यस मैम। यानी कि हेतु से युक्त, यानी कि कारण से युक्त हम कह सकते हैं इसको। मोटे तौर पे हम कह देते हैं कि कारण, हर कार्य जो कि कारण से युक्त होता है, यानी कि बिना कारण के कार्य पैदा नहीं हो सकता है। ये जो व्यक्त संसार है, ये जो दृष्ट संसार है, ये सारा का सारा हेतु मत है। तो इसका कोई ना कोई तो कारण रहा होगा कि हम आज ऐसी सिचुएशन में हम सब एक दूसरे को देख रहे हैं, व्यक्त अवस्था में हम हैं, तो कोई पीछे तो रीजन है, कहां से हम बन करके आ रहे हैं। तो इसका कारण क्या हुआ? प्रकृति हुई, मूल प्रकृति। ठीक है, तो वो हेतु मत हो गया। अनित्यम, अनित्यम क्या है? अब जैसे कि दूसरा जो लक्षण इन्होंने बताया अनित्य, अब उसमें अनित्यता जो है, यानी कि जो व्यक्त संसार हम देख रहे हैं, ये जो संयोग है बहुत सारे तत्वों का, तो इन तत्वों का मूल जो है वो तो नित्य है ना, प्रकृति, लेकिन इनका संयोग जो है वो क्या हो गया? अनित्य हो गया। तो इस तरीके से यहां पर जो भी संयोग है वो सारा वियोग हो जाएगा, तो हम फिर प्रकृति में मिल जाएंगे। तो इसीलिए जो कार्य है, जो संयोग है, वो अनेक तत्वों का योग है, और उनका वियोग तो निश्चित होगा ही होगा, क्योंकि वो अनित्य है। क्योंकि योग जो हुआ है उसका वियोग होना निश्चित है, कभी ना कभी होगा। तो इसीलिए उसको अनित्य कहा गया है, और ये परिवर्तनशील होता है। ठीक है, फिर आता है अव्यापी। अव्यापी क्या है? कि जो व्यक्त संसार, ये जो सारा संसार है, जो ये कार्य है, इसको हम क्या कहते हैं? अव्यापी। अव्यापी यानी कि व्यापक नहीं है। हमारी जो रेंज है, हम सिर्फ अपनी ही रेंज में बैठे हैं, हमें कोई थोड़ी दूर का बंदा भी नहीं देख सकता। तो इसीलिए व्यापक नहीं है हम बहुत ही छोटी जगह में, छोटी ही एरिया को घेरे हुए हैं बस। ठीक है, और व्याप्य क्या होता है? व्याप्य, व्याप्य मतलब बहुत बड़ा एरिया जिसने घेर रखा हो, बहुत बड़ा स्थान जो ले रखा हो। जैसे आसमान है वो पूरा व्यापक है, ऐसे कहते हैं, है ना, ज्यादा जगह वाला। बिल्कुल ज्योति जी। तो इस तरीके से जितने भी कार्य हैं वो कम स्थान जो घेरते हैं उसको हम कहते हैं अव्यापी, और ज्यादा जगह जो घेरते हैं वो अव्यापी, व्यापक हो गए पूरे। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे धुआं और आग की बात करें, तो धुआं जो है कार्य है, और आग उसका क्या है? कारण हो गया। तो धुआं क्या है? कम स्थान लेता है, और आग ज्यादा स्थान लेती है। अब यहां कहने का मतलब क्या हुआ? कि जहां पर आग होती है वहां पर सब जगह धुआं नहीं होता, इसीलिए वो बहुत ज्यादा जगह में आग होती है, लेकिन धुआं कहीं कहीं पे होता है। तो ये कहना चाह रहे हैं। आगे सक्रियम। सक्रियम, जितने भी कार्य हैं तो वो सारे के सारे क्या हैं? क्रियाशील हैं। वे सारे क्रियाशील, मतलब क्रिया हो रही है तो परिवर्तन भी होगा, तो परिवर्तनशील भी हुए, उनमें क्रिया होती है। तो उसके विपरीत जो अव्यक्त है उसको क्या कहा गया है? अव्यक्त को क्या कहा गया है? निष्क्रिय। और व्यक्त को क्रियाशील, है ना। तो इस तरीके से इसके विपरीत गुण हो गया ना, यानी कि जो उसके विपरीत है अव्यक्त के, वो इसके विपरीत हो गया, सक्रिय हो गया। व्यक्त जो हो गया वो सक्रिय हो गया, राइट। फिर आ गया अनेकम, यानी कि ये अनेक है। जैसे मिट्टी है, मिट्टी तो एक ही है, लेकिन उसका मूल कारण, जो मिट्टी है उसके जो मूल में चीजें है वो तो सारी की सारी मिट्टी हो गई, उससे जो पैदा हुए हैं, जो कार्य जो होंगे उससे, यानी कि बहुत सारी जो चीजें बनेंगी वो अनेक हो गए। ठीक है, फिर आता है आश्रितम। आश्रितम मीन्स कि आश्रित का मतलब क्या होता है? कि वो आश्रित है, उसका अपना आधार नहीं है कोई भी, हर चीज एक दूसरे से मिल करके बनी है। किसी में कोई चीज मिलके बनती है, किसी कोई चीज किससे मिलके बनती है। तो जो मूल प्रकृति होती है वो तो सिंगल है,
वो बिल्कुल स्वच्छ है, मतलब वो नित्य है, किसी उसमें कोई मिलावट नहीं है। लेकिन यहाँ पर हर चीज एक दूसरे पर टिकी हुई है, ठीक है। तो सबकी नींव अलग होती है। मकान जैसे नींव के ऊपर टिका रहता है, तो ऊपर की दीवारें क्या है, आश्रित हो गई उसके। और इसी तरह से सारे जो गुण हैं एक दूसरे का विरोध भी करते हैं और एक दूसरे के आश्रित भी होते हैं। तो सारी चीजें यहाँ पर आश्रित है, एक दूसरे के ऊपर आश्रय करती हैं। फिर लिंगम, लिंगम क्या है, अगली जो विरूपता है वो लिंगम हो गई। विरूपता मतलब जो उसका लक्षण है वो विरूप है। अब लिंग का मतलब आपको बताया था, बताइए क्या होता है लिंग का मतलब, बताया था ना। चिन्ह चिन्ह चिन्ह। चिन्ह, चिन्ह सिर्फ लिंग चिन्ह पूछा है तो और लिंग का चिन्ह ही बताया। बताइए। हाँ चिन्ह। चिन्ह, मैम चिन्ह चिन्ह होता है हाँ हाँ। चिन्ह और होता लिंगी है। है जो आपका कारण। ठीक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो चिन्ह जो होता है वो आपकी अगली विरूपता हो गई। क्योंकि ये क्या है, ये सारे जो चिन्ह होते हैं ये व्यक्त होते हैं, ये दिखाई पड़ते हैं हमें। और जो चीज हमें दिखाई पड़ेगी यानी कि हमें वो वहां तक लेकर के जाती है, चिन्ह ही तक लेकर के जाती है ना, तभी तो चिन्ह हुआ। और जो जहां तक लेकर जाएगी इसका मतलब है कि वो बहुत दूर छुपा हुआ है, बहुत सूक्ष्म है। तो इसीलिए ये भी एक निशान है, और निशान भी किसी चीज से मिलके बना होता है। तो इसको भी जो मूल प्रकृति है उससे भिन्न हो गया। अब स अवयवयम मतलब स मतलब साथ में, और अव्यय अव्यय के साथ में है, यानी कि उसके कुछ चीजों के साथ में है। जितने भी कार्य होते हैं वो सब टूट सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, इनके अपने अपने अवयव हैं, इनके अंश हो जाते हैं, टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन जो कारण है उसका कोई टुकड़ा नहीं हो सकता। वो तो एक ही रहेगा। और जैसे कि हम कोई भी कार्य करते हैं, जैसे कि हमने मिट्टी में से अगर हमने घड़ा बनाने के लिए मिट्टी को क्या किया, उसका पिंड बनाया शुरू में, उसको बारीक करके पिंड बनाते हैं ना। अब इस पिंड से हमने घड़ा भी बना दिया, हमने इसी पिंड से हमने क्या किया, दूसरा प्रोसेस लेके हमने गिलास भी बना दिया, है ना। और इसी पिंड से हमने तवा भी बना दिया। तो हमने क्या है, आगे हमारे खंड हो गए ना इसके, जो हमने कार्य किया कार्य के आगे खंड हो गए। लेकिन जो मूल है मिट्टी का, मिट्टी को हम खंडित नहीं कर पाए, मिट्टी तो वैसी की वैसी है। यानी कि इसका जो मूल कारण था वो एक ही रहेगा, और अवयव इसके चेंज हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया परतंत्रम। परतंत्रम मीन्स कि वो स्वतंत्र नहीं है, वो डिपेंडेंट है किसी के ऊपर। तो कार्य हमेशा अपने कारण पे डिपेंड रहेगा। अगर कार्य कोई होना शुरू होता है और बीच में डिस्टर्ब हो जाता है तो कार्य वहीं रुक जाएगा, फिर वो होगा नहीं आगे। तो वो परतंत्र हो गया, वो डिपेंडेंट हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से जो व्यक्तम है, व्यक्तम मतलब व्यक्त हुए जो ये चीजें सारी की सारी हैं, यहां तक आपके क्या हो गए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, 9 हो गए ना। व्यक्तम विपरीतम अव्यक्तम। अब जो व्यक्त बताई हुई चीज है ये वाली सारी, ये जो व्यक्ति है ना सारी की सारी, ये व्यक्त बताई हुई चीज है, ये विपरीतम अव्यक्तम, ये अव्यक्त से सारी की सारी विपरीत है। जो भी अव्यक्त चीज है वो इसके सब विपरीत हो गई है व्यक्त वाली, ठीक है। किसी को कोई और पूछना है कुछ?